वेलकम बैक। और ब्रेक्स पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और क्यों एक आम आदमी को म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाके अपना पैसा देना चाहिए, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं, लेकिन फैसला किस तरह करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किस्म के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 277-086166 तक हमारी लाइन्स ओपन है, और akp@cnbcpakistan.com के ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल भी हमें आ चुकी है, देखते हैं कौन साहब है और वो क्या पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं एक्चुअली अभी आपका प्रोग्राम मैंने देखा तो मुझे ये पता लगा कि हाँ वाकई में म्यूचुअल फंड्स भी एक एंगल है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक्चुअली ये थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन है कि एक तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बेस क्या होनी चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। दूसरा ये कि मतलब हमें तो अभी तक ये आता था कि जो स्टॉक्स मैनेज कर सकते हैं वो म्यूचुअल फंड भी मैनेज कर सकते हैं, बट फॉर समवन लाइक मी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू नो, आई एम वेरी बैड विद द नंबर्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके लिए क्या फिर वो लाहेअमल होता है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी फरीद साहब। जो था इनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन था, उसमें मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड्स हैं, लेकिन ज़्यादातर म्यूचुअल फंड जो हैं उसमें आप 5,000 रुपये से सरमाकारी शुरू कर सकते हैं। अगर मैं ABL एसेट मैनेजमेंट की बात करूँ, आई गेस यू हैव 4 टाइप्स ऑफ फंड, 4 किस्म के फंड्स हैं अलग अलग, सबके सेम है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स? हर जो हमारे 4 फंड हैं उन चारों के अंदर 5,000 रुपये से आप अपनी सरमाकारी शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद आप 1,000 रुपये के इंक्रीमेंट्स के साथ उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे है कि 5,000 रुपये से कोई छोटा सेवर भी जो है वो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकता है। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि उसको रिटर्न वही मिलेगा जो एक बड़े सरमायाकार को या बड़े इन्वेस्टर को मिलेगा। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपकी 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी वही रिटर्न बनाएगी जो आप किसी की 50 लाख की या 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। और दूसरा सवाल इनका ये था, एक और कॉल भी, लेकिन दूसरा सवाल इनका ये था कि जो स्टॉक मैनेज कर सकता है वो म्यूचुअल फंड भी मैनेज कर सकते हैं। क्या ये ऐसा सिनेरियो है कि दोनों आराम से मैनेज हो जाते हैं या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मेरे ख्याल में थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एक इशू है। अगर उनका ये कहने का मकसद था कि अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ख़ुद अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं, तो शायद वो फिर मुख्तलिफ तरह की जो सरमायाकारी के दूसरे ऑप्शन हैं उनमें भी जा सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड की जो मैनेज करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो एक आपको इन्वेस्टमेंट लाइसेंस लेके और एक बाकायदा SECP से अप्रूवल के बाद आप उस प्रोसेस में आते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन अगेन हर एक की एक्सपर्टीज़ अपनी अलग अलग है। कुछ लोग हैं जो वाकई स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी पब्लिक की है, उन लोगों की है जो इस प्रोडक्ट को समझते नहीं है या उनको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं आती। तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, अगर आपको बॉन्ड्स में या बहुत ही महफूज सरमायाकारी भी करनी है जिसके मौके शायद आपको डायरेक्ट मैसर नहीं है, वो भी म्यूचुअल फंड के जरिए हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, अलग अलग क्या करती है। कॉल और भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जवाद अमजद बात कर रहा था। जी अमजद साहब, एक वाइल्ड सा आइडिया है। मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि इज दिस पॉसिबल कि अगर मेरे पास शेयर्स हैं और मैं अपने शेयर्स को रेंट पे दे दूं कि आप जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कि आप इस पे जो है ट्रेड करके इस पे मुझे वही शेयर्स मेरे पास वापस आ जाएं। और दूसरा ये कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के आपस के कोलैबोरेशन से मार्केट रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर सकती हैं, मार्केट को रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर सकती है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर्स अगर ये अपने रेंट पे दे दें आपको म्यूचुअल फंड्स को और वो फिर इनकी तरफ से ट्रेड करें और रिटर्न करें, ऐसा कुछ होता है इस पॉसिबिलिटी? नहीं, इस तरह का तो सिचुएशन नहीं होती। म्यूचुअल फंड्स में जो सरमायाकारी होती है वो आप कैश या नकद की सूरत में करते हैं और उस पैसे को फिर हम मैनेज करते हैं। और जैसे मैंने अगेन कहा कि ज़रूरी नहीं कि वो स्टॉक मार्केट में ही हो, उसके हम बॉन्ड्स, मनी मार्केट में या दूसरे तरीक़ों से भी सरमायाकारी कर सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज फील्ड होती हैं जहां हम ये कर सकते हैं कि हम कोई स्पेशल पोर्टफोलियो क्रिएट कर दें किसी इंडिविजुअल के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के लिए, और फिर उस पोर्टफोलियो को हम मेंटेन करके उस पर रिटर्न जनरेट करें। लेकिन आई थिंक वो शायद हमारे मौजूद से थोड़ा सा हट जाएगा। आज की जो हमारी बात है वो ये कि जो बेसिक मकसद है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट जो है इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस या कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी वो डायरेक्ट कर सकते हैं कैश के थ्रू 5,000 रुपये से, और उसके बाद फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं या निकलवा सकते हैं। ठीक है, एक और कॉल है, लेकिन उससे पहले हनी साहब आपके पास आना चाहूँगा। हम थोड़ी ट्रस्टी के ऊपर बात कर रहे थे और काफ़ी एक सवाल ये आता है कि क्या ट्रस्टी एक ही होता है या अलग अलग किस्म के ट्रस्टी होता है?
देखिए ट्रस्टी एक ज़रूरी नहीं है, आई मीन दे कैन बी मैनी ट्रस्टीज़। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 3-4 ट्रस्टीज़ हैं जो काम कर रहे हैं, बट 90% के करीब बिजनेस इन द प्राइवेट सेक्टर इज़ विद CDC। तो मेजर हमें, लेकिन एक ट्रस्टी को ज़रूरी नहीं है कि हो। ठीक है, यानी और भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर रोल अभी CDC प्ले कर रहा है। ठीक है, ओके, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? सारा खान फ्रॉम कराची। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? आई एम अ प्राइवेट स्कूल टीचर and would like to put up a question from Fareed Saab that people like me are unable to save a handsome amount, like 3,000-4,000 in a month, right? So there are so many companies and banks offering different investment options. So how would we know that which one to choose or which one is offering best rates? Like there are so many, some are offering good rates and some are providing profits in advance. Like you people must be offering more than one product, as I was watching that there are 3 or 4 approximately. So which one to choose? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वही चीज़ के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, लेकिन जिस तरह म्यूचुअल फंड्स के विद इन म्यूचुअल फंड्स एसेट ABL एसेट मैनेजमेंट की तरफ से भी कैश फंड है, इस्लामिक कैश फंड है, स्टॉक फंड है, इनकम फंड है। एक नया शख्स अगर आता है उसको क्या पता कि किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है? देखिए उसमें फिर हमें जो सरमायाकारी या इन्वेस्टर होता है उसकी एक हमें प्रोफाइल बनाना पड़ता है कि उसके सेविंग के मकासद क्या हैं। अगर उनकी सेविंग का मकसद ये है कि वो अगले 10-15 साल में इन्फ्लेशन को बीट करते हुए एक अच्छा रिटर्न कमाएं और उनको उस पैसे की फौरी ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए फिर हम उनको स्टॉक मार्केट में यानी स्टॉक फंड में या इनकम फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं। और उसमें भी हम ये नहीं कहते कि आप सारे पैसे अपने स्टॉक फंड में इन्वेस्ट कर दें। हम चाहते हैं कि थोड़े पैसे वो स्टॉक मार्केट में लगाएं, थोड़े पैसे इनकम फंड में लगाएं, जहां उनको एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहे प्लस लॉन्ग टर्म में उनका पैसा जो है वो बढ़ता भी रहे। लेकिन उसके बरक्स अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर आता है जो कहता है कि जी मेरे पास ये थोड़े से पैसे हैं जो कि मुझे घर ख़रीदना है 3 महीने बाद, लेकिन ये 3 महीने के लिए मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, मैं इसका क्या करूँ? तो हम उनको फिर अपने जो कैश फंड है या लिक्विड मनी मार्केट फंड है जो बहुत सेफ है, आपको बड़ा उसका स्टेबल किस्म का रिटर्न है, तो हम इस तरह की प्रोडक्ट उनको फिर इंट्रोड्यूस कराते हैं जहाँ पे वो अपने पैसे थोड़ी मुद्दत के लिए भी रख के एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल हमारे एवेन्यूज़ हैं, लोगों को ATM से कैश भी निकालना होता है, चेक्स के थ्रू पेमेंट्स करनी होती है, तो ऑब्वियसली उनके लिए बैंक्स और दूसरे एवेन्यूज़ हैं। बट चूँकि बैंक आपको बहुत सारी दूसरी सर्विसेज भी देता है, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न हमेशा कम होता है, क्योंकि आप अपना बैंक अकाउंट सिर्फ सेविंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे होते, उससे आप पेमेंट्स भी कर रहे होते हैं, आप उससे कैश विड्रॉल भी कर रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए यानी बहुत सारे ऑपरेशंस फंक्शंस हो रहे होते हैं बैंक के। तो बैंक का रोल सिर्फ सेविंग ही नहीं है, बैंक का रोल एक ओवरऑल पेमेंट भी करना है, जबकि म्यूचुअल फंड जो है इट्स प्राइमरली अ सेविंग मेथड, और इसलिए इसमें रेट ऑफ रिटर्न यूजुअली जो है वो बेहतर होता है दूसरे एवेन्यूज। ठीक है हनीफ साहब, आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स जब से आए हैं, इंट्रोडक्शन हुआ है, एक अच्छा रोल प्ले किया है म्यूचुअल फंड्स ने कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए, सेविंग्स करना शुरू किए? बिल्कुल सलीम, अच्छा रोल प्ले किया है। कुछ थोड़े बहुत इश्यूज भी हुए थे जब मार्केट में जब 2008 में प्रॉब्लम्स हुई थी, तो TFCs के रेफरेंस से इश्यूज भी होते, बट जनरली अच्छा परफॉर्म किया है। और स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया SECP ने भी रखा हुआ है टू अलाउ वेरियस कंपनीज टू एक्ट एज इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तो लोगों को जनरली आप देखें तो पिछले चंद सालों में 250 बिलियन की मार्केट है, ऑल्दो इट्स रिलेटिवली बहुत कम है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है, लेकिन अभी भी 250 बिलियन की मार्केट है एंड पीपल आर हैप्पी जनरली। ठीक है, ओके, एक लास्ट कॉल हम ले लेते हैं। हमारे साथ कौन है टेलीफोन लाइन के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं सलीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे सवाल ये पूछना था कि म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स या जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में आप लोग प्रोग्राम करते हैं या लोग इन्वेस्ट करते हैं, हमारे मुल्क में जहां महंगाई की, अभी कल आपके यहाँ मैं देख रहा था स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई कि 1450% रहेगी महंगाई, तो उसमें अगर कोई मुझे 11% रिटर्न दे रहा है या 10% रिटर्न दे रहा है, उसमें तो मतलब मुझे फायदा क्या हो रहा है? मेरा पैसा तो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैं तो पैसा लूज ही कर रहा हूँ ना। ठीक है, और मतलब और दूसरी बात ये कि म्यूचुअल फंड का तो पता भी नहीं चलता है आजकल, मतलब बैंक आप देखें हर जगह नजर आ रहा है, रिडेम्पशन के मसाइल होते हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वही चीज़ का अगर हम इन्फ्लेशन से कंपेयर करें तो काफ़ी लोग कहते हैं कि वो रिटर्न बेहतर है जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो या एटलीस्ट इन्फ्लेशन के बराबर हो, बैंक्स हों या म्यूचुअल फंड्स। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की पर्टिकुलरली बात करूँ, वो इतने रिटर्न्स होते हैं अच्छे कि इन्फ्लेशन का मुकाबला कर लें? देखिए
ये डिपेंड करता है किस टाइम पे आप इसको मेजर कर रहे हैं। आज की मार्केट की अगर आप बात करते हैं तो वाकई जब हमारी इन्फ्लेशन इस वक्त एबनॉर्मली हाई है, अगर आप 1 साल पहले की इन्फ्लेशन देखें तो इतनी हाई इन्फ्लेशन नहीं थी और उस वक्त म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट कर रहे थे। ठीक है। इस वक्त एक टेम्परेरी फिनोमेना है कि आपकी इन्फ्लेशन एकदम काबू से बाहर हो गई है, तो इस वक्त का रिटर्न जो है आपको मजीद कम लग रहा है। लेकिन आप ये सोचें ना कि आपके पास अल्टरनेटिव क्या है। अगर आप इस पैसे को कहीं 0% पे रख देते हैं या किसी चेकिंग अकाउंट में डाल देते हैं या घर पे रख देते हैं तो वो 11% भी अर्न नहीं कर रहा होगा जो अर्न कर रहा है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। और जब ये इन्फ्लेशन वापस आ जाएगी तो फिर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हनीफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। हम बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कितना बेहतर है। जिस तरह आखिरी सवाल के ऊपर जो कॉलर ने सवाल किया था उसके ऊपर फरीद साहब ने भी कहा कि बैंक में रखने से या घर पे रखने से इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, इसको कोई फायदा नहीं था। अगर म्यूचुअल फंड में रखे तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन के मुकाबले में कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा होता है। अगले प्रोग्राम के अंदर हम और भी इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप देखिएगा सी न्यूज़ पाकिस्तान।